Hello students, welcome to the e-learning class. Now our next topic, that is the chapter 7 of history, civilizing the native or education the nation. This is the second topic of this video, of this chapter, sorry. So ये chapter का second topic है. In this topic we will discuss what happened to the schools, new routine of new rules for the schools and an agenda for the national education. तो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या हुआ जब न्यू एजुकेशन वेस्टर्न एजुकेशन आया तो हमारे स्कूल्स का क्या हुआ, स्कूल्स में क्या क्या प्रोसीजर्स चेंजेस हुआ, क्या क्या पॉलिसी आया, क्या न्यू एडेप्टेशंस आया, क्या न्यू रूटीन्स बना, क्या टाइम टेबल्स बना और क्या नेशनल मूवमेंट, मतलब इस पे क्या हमारे इंडियंस के क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे, क्या सब इंडियंस ने वेस्टर्न एजुकेशन को अडेप्ट किया और नो। तो ये टॉपिक था हमारा इस चैप्टर का, मतलब इस टॉपिक में पहले तो इंडिया ब्रिटिश ने चाहा कि हमारा वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में फॉर्म करे, फिर उसके बाद क्या वेस्टर्न एजुकेशन के लिए क्या कौन लोग फेवर थे और कौन लोग नहीं फेवर में थे, वो वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। क्लियर? तो फर्स्ट विल डिस्कस व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स। नाउ व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स मीन्स क्या, मतलब इस वक्त ये नहीं कि लोकल स्कूल को हटा दिया है। टिल 18th century the British was introduced the higher education के उन्होंने डेवलपमेंट के लिए इंडिया में, मतलब हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट के बारे में सोचा था कि किस तरह कॉमर्स का एजुकेशन दे, मतलब जनरली फॉर द कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को डेवलपमेंट करा। उन्होंने लोकल स्कूल्स के बारे में ध्यान ही नहीं दिया। तब जब उन्होंने न्यू हायर एजुकेशन ऑलरेडी डेवलप कर लिया तब उन्होंने लोकल स्कूल्स के बारे में सोचने लगा कि हाउ टू अडॉप्ट, मतलब हाउ व्हाट हैपन टू द लोकल, मतलब क्या लोकल स्कूल्स में के बारे में उन्होंने रिसर्च किया कि किस तरह से लोकल स्कूल्स इंडियंस में चलाया जा रहा है, कैसे वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, क्या माहौल है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट हैपन इन द अर्लियर हाउ वी वर स्टडी, मतलब पहले हम लोग कैसे पढ़ते थे, अब हम लोग का जो जनरेशन वो कैसे पढ़ाइए। तो फर्स्ट वी इन द 1813 विलियम एडम्स स्कॉटिश मिशनरी, विलियम एडम्स पेज ने एक रिपोर्ट बनाया था हमारे पाठशाला और गुरुकुल के बारे में कि वहाँ का इंडियन कल्चर का कैसे पढ़ाई होता था, क्या सिस्टम था पढ़ाई का, ये उसने पूरी रिपोर्ट में तैयार किया था। एडम स्मिथ में थे जो स्कॉटलैंड के थे, वो उन्होंने एक पूरा रिसर्च किया था कि इंडियंस के जो लोकल एजुकेशन थे, लोकल एजुकेशन मतलब जो हर एरिया में वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो एजुकेशन था, लोकल पीपल जो है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा था और उसमें कैसे क्या चेंजेस लाए ताकि हमको बेनिफिट। उनका ये यहाँ भी मेन मोटिव था कि जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया चल रहा है उसमें हम कैसे उसमें प्रॉफिट अर्न करें। तो वो चीज़ पहले उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया कि क्या सिस्टम है और उसको किस तरह से सिविलाइज, मतलब किस तरह से रिन्यू किया जाए वो सिस्टम को ताकि हमको प्रॉफिट हो। तो फर्स्ट उन्होंने क्या रिपोर्ट बनाया अबाउट 1830s में, उन्होंने ये लोकल स्कूल्स के बारे में रिपोर्ट बनाया। क्या रिपोर्ट था? वर्नाकुलर इज अ लोकल लैंग्वेज, मतलब यहाँ पर वर्नाकुलर को लोकल लैंग्वेज, मतलब लोकल स्कूल्स मीन्स यहाँ था वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब जिस एरिया में जो स्कूल है उसी लैंग्वेज से पढ़ाई होता था। क्लियर ना? रिपोर्ट 1 लाख पाठशाला इन बंगाल एंड बिहार, उसने नोटिस किया एटलीस्ट 1 लाख पाठशाला सिर्फ बंगाल और बिहार में ही है जो हम लोग का एज ए लोकल पीपल को पढ़ाया जा रहा है। क्लियर? दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस विथ नॉट मोर देन 20 स्टूडेंट्स, मतलब ये पाठशाला ऐसा था जहाँ से 20 से ज्यादा बच्चों को एडमिट नहीं किया जाता, मतलब एक पाठशाला से 20 ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। उस समय क्या, आप लोग भी जानते हो पाठशाला और गुरुकुल के बारे में आप लोग भी जाता, तो वहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं था, कहीं पेड़ के नीचे आदमी बच्चों को पढ़ा दिया जाता था, नो फिक्स टाइम था, नो ब्लैक बोर्ड, नो टेक्स्ट, कुछ भी नहीं था, नो एग्जामिनेशन, नो फीस। तो ये पूरा पाठशाला, ये उन्होंने पूरा एक रिपोर्ट बनाया। रिपोर्ट क्यों बनाया? ताकि उसको हम लोग चेंज कर सके। तो विथ नॉट मोर देन 20 स्टूडेंट, मतलब इस इंस्टीट्यूशन में 20 बच्चों से ज्यादा, आज का जो स्कूल है क्या बस स्टूडेंट को ले लेते हैं बियॉन्ड द लिमिट, वो नहीं था। वहाँ बस था कि एक टीचर से 20 बच्चों को ही पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा होंगे दूसरा, अगर उनका ज्यादा हो जाता तो वो कहीं और दूसरे पाठशाला में दे दिया जाता था। तो इस तरह से 1 लाख पाठशाला सिर्फ बंगाल और बिहार में था। यू कैन इमेजिन दैट 1 लाख पाठशाला बहुत होता है, तो इसमें क्या 20 बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है। These institutions were introduced by the wealthy people, और ये इंस्टीट्यूशन किसके द्वारा इंट्रोड्यूस होता था? wealthy people and the rich people were introduced this institution, and according to the
वेल्थ ऑफ द पीपल दे पेड देयर फीस। यहाँ का फीस कोई रेगुलर नहीं रहता था इस पाठशाला में, जो जैसा जिसकी हैसियत था तो उस हिसाब से वो पेमेंट भी करते थे। जिनके पास ज़्यादा पैसा वो ज़्यादा फीस देते, जिनके पास नहीं था उनको नहीं। ऐसा इसमें कोई फिक्स नहीं थी आपको फीस देना ही है, ये चीज़ नहीं था। क्या wealthy people. The education system was flexible. Here the education system was flexible. मतलब कोई fixed कोई नहीं था, पॉलिसी नहीं था कि you have to follow the policy of the school. मतलब आप स्कूल आना चाहते हो तो आओ, कोई जबरदस्ती नहीं, आपका कोई अटेंडेंस नहीं लिया जा रहा है, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है, आप अपनी इच्छा से स्कूल में पढ़ सकते हो। मतलब आपकी जब मन में रहे कि हमको पढ़ना है आपको पढ़ना है। ऐसे कोई ये नहीं था कि इसमें कोई टेक्स्ट बुक से पढ़ाए। इस पाठशाला से अपने मतलब लाइफ एक्सपीरियंस जो रहता है, जो रियल लाइफ का जो वो चीज़ पढ़ाया जाता था। ठीक है, नो फिक्स्ड फीस, नो प्रिंटेड बुक्स, नो सेपरेट बिल्डिंग, no benches, no chairs, no blackboard, no annual examination and no regular timetables। तो पाठशाला गुरुकुल में क्या था, जो हमारा आज का जनरेशन जो स्कूल है कि आपको सुबह मॉर्निंग में आना है स्कूल, इतनी बजे 7 बजे आना है तो आपको 1 बजे छुट्टी है तो इतनी जगह, इसमें ऐसा नहीं है। आपका बच्चा जब भी मन हो उस पाठशाला में आए, कहीं भी जाकर वो पढ़ सकते, कहीं भी पेड़ के नीचे और कहीं भी ऐसा जगह जहाँ शांत जगह, बहुत एनवायरमेंट जगह हो, उस जगह पर जाकर पढ़ते थे। उस समय पाठशाला में कोई फीस नहीं थे, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे बच्चे के ऊपर, और कोई अटेंडेंस, नो एग्जामिनेशन। मतलब बच्चे सिर्फ खेल खेल में वो पढ़ाई करते थे कि उसको सिर्फ अपने लाइफ के बारे में जान पाए, ताकि क्या हमको जानना है जो हम लाइफ के बारे में कर सकें, वो चीज़ इस समय पाठशाला गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। क्लियर? नाउ अबाउट द फीस। फीस डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स। Now the fees depend upon the income. Rich people paid more fees as compared to the poor people. So the rich people have to pay more than the poor. Teaching was oral. Now at that time there was a oral method of training, teaching. मतलब oral method of teaching, no written work होता था। मतलब मुंह से पढ़ाया जाता था, मुंह से रटवाया जाता, जो आप रट सकते बस ना। Oral method of teaching there was. This is a flexible system was situated to the local needs. क्या था? फ्लेक्सिबल सिस्टम क्यों बताया गया था? लोकल सिविल, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं था कि हम जाके वहाँ पर पढ़ाई करें। तो यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था? लोकल नहीं, मतलब जो पुअर पीपल थे वो अपने बच्चों को स्कूल पाठशाला नहीं आते थे, क्योंकि उन लोग पास वर्क करने के लिए फार्म में जाना, लैंड में जाना पड़ता था। इसलिए उन लोग ने एक फ्लेक्सिबल सिस्टम स्टार्ट किया, ताकि कि आप कभी भी आओ कभी जाओ, ऐसा कुछ नहीं कि आपको पढ़ना है तो आपका इच्छित पर। लेकिन एट द टाइम ऑफ वर्किंग, जब हार्वेस्टिंग का समय होता है, फार्मर्स लोग के हार्वेस्टिंग का समय, उस समय क्या होता, पाठशाला बंद हो जाता था, क्योंकि उस समय जो पुअर पीपल्स के बच्चे होते थे वो लैंड में वर्क करने जाते थे। लेकिन व्हेन द हार्वेस्टिंग वाज कम टू एंड, ना द पाठशाला अगेन रीओपन। लेकिन जब हार्वेस्टिंग खत्म तो फिर पाठशाला खोल दिया जाता है कि नाउ द चिल्ड्रन वर फ्री, नाउ दे कम टू लर्न हियर। तो ये था पाठशाला, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, नो बाउंडेशन, नो एग्जामिनेशन, नो बोर्ड, मतलब नो ब्लैक बोर्ड, नो पेंसिल, नो चॉक, ओनली द ओरल theory is given to all of you. If you want to grab, you can grab. Clear? This is the report given by the Adam Scottish missionary regarding the local school of the India. उन्होंने ये पूरा देखा कि इस सिस्टम को में यहाँ पर कम से कम 1 लाख स्कूल है और हर में 20 बच्चे पढ़े, मतलब बहुत से बच्चे हैं जो पढ़े। उनको लगा कि इसमें भी हम लोग कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अगर ये स्कूल को हम लगे सिस्टमिक वे से सुधार दे, इसकी फीस ले ले, एज अ फिक्स इसका डिसिप्लिन मेंटेन करें, रूल्स मेंटेन करें, देन वी कैन अर्न अ प्रॉफिट। तो उनका ये कहना था कि एडम स्मिथ का, कि अगर हम लोग चाहे तो हम लोग एज अ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू रूल्स और रेगुलेशन लगा के हम लोग एज अ एक न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंडिया में डेवलप करेंगे तो हमको एज अर्न ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ था हमारा, जो पहले के ज़माने में जो पाठशाला गुरुकुल होते थे, ये रूल्स रेगुलेशन थे। नाउ आफ्टर द 1830 व्हाट द न्यू रूल्स अप्लाई फॉर बाय द ब्रिटिश रिगार्डिंग द लोकल स्कूल। क्या रूल्स अप्लाई हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि लोकल स्कूल्स में क्या क्या न्यू रूल्स फॉलो हुआ? क्लियर? Topic, our next topic is what is the new routine and the new rules for the local schools. So after the reports prepared by William Adams, a Scottish Britishers,
who had prepared reports regarding the local schools of the Indians. The Britishers now start a new rules and regulations for the vernacular schools. मतलब उन्होंने फिर स्टार्ट किया, अभी 18th सेंचुरी तक उन्होंने क्या किया, हायर एजुकेशन का डेवलपमेंट के बारे में। जब एडम्स स्मिथ का विलियम्स एडम्स का रिपोर्ट्स उन्होंने पाया, उन्होंने क्या किया, एक नया रूटीन, नया रूल्स रेगुलेशंस बनाया वर्नाकुलर स्कूल्स के लिए, जो लोकल स्कूल्स के लिए नया रूल्स बनाया, ताकि उसमें भी हम लोग प्रॉफिट अर्न कर सके। उन लोग का मेन मोटिव था कि हम लोग इंडिया से कितना पैसा अर्न कर सके। तो उन्होंने एक नया सिस्टम, वो अच्छा तो हुआ हम लोग के लिए भी, एक अच्छा बेनिफिट, हम लोग एक मॉडर्न एजुकेशन मिल सके ताकि हम लोग भी हर चीज में डेवलप हो सके, वो चीज अलग है, ठीक है। लेकिन उस समय उनका क्या मोटिव था, ये नहीं था कि सोचे थे आज इंडिया आज से आगे बढ़ सकता है। उनका जो मोटिव था कि हमको बस इनकम अर्न करना है, हम लोग को इंडिया पर राज करना, हमको इनकम अर्न करना है। तो उन्होंने अब लोकल पीपल्स पर, लोकल स्कूल्स के ऊपर भी अपने रूल्स रेगुलेशन स्टैब्लिश किया। क्या क्या न्यू रूल्स रेगुलेशन स्टैब्लिश किया? Let's discuss. After 1854, company decided to improve the system of vernacular education. Now 1854 के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि नाउ अब हमारा क्या काम रह गया, अब हमको करना है कि हमको वर्नाकुलर एजुकेशन के सिस्टम को इम्प्रूव करना है। वर्नाकुलर से हमने बता दिया, जो लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं वर्नाकुलर, ठीक है। तो 1854 में कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग को वर्नाकुलर एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। It's felt that this could be done by introducing order in this system. Now, अब ये वर्नाकुलर सिस्टम को बस ऐसा तो नहीं आपने रूटीन बना दिया, टाइम टेबल में इम्पोज हो गया, इतना जल्दी आसान नहीं किसी भी पॉलिसी को चेंज करना। उन्होंने अब उनके मन में ये भी बैठ गया कि ये पॉलिसी हम लोग कैसे अप्लाई करें, कैसे ये वर्नाकुलर स्कूल जो चल रहा है, पाठशाला गुरुकुल, इसको बंद करके एक नया स्कूल कैसे इन्वेंट करें। मतलब जो पाठशाला को स्कूल कन्वर्ट करने में बहुत सी पॉलिसी उन्होंने बनाया, कैसे करना है। उन्होंने क्या बोला, इट इज फेल्ड दिस कुड बी डन ऑन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद द सिस्टम। मतलब हम लोग अगर उनके सिस्टम पर ऑर्डर करें, imposing routines, establish rule, ensuring the regular inspection, new teaching is based on the textbook and learning is to be tested on the annual examination। उन्होंने क्या क्या बोला कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम लोग उन लोग के ऊपर एक ऑर्डर स्टैब्लिश करें, एक रूटीन बनाए, टाइम टेबल बनाए, स्टैब्लिशिंग द रूल्स और रेगुलेशंस बनाए, इंश्योरिंग द रेगुलर, मतलब स्कूल की हमेशा देख रेख करें, तभी वो स्कूल सक्सेस हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं कि हम लोग बस पॉलिसी बना दिए और रूल्स फॉलो कर दिए, तो ये ऐसा नहीं कि वो लोग फॉलो ही करेंगे। उसके लिए हम लोग को रेगुलर इंस्पेक्शन की जरूरत है, वो टाइम टेबल फॉलो हो रहा है कि नहीं फॉलो हो रहा है, वो ऑर्डर हम लोग जो दिए उसको करना है, नहीं करना तो वी विल नॉट गेट सपोर्ट फॉर। तो क्या क्या उन्होंने बनाया था जो हमारे पाठशाला में था। पाठशाला में क्या था, नो ब्लैक बोर्ड, नो टेक्स्ट बुक, नो एग्जामिनेशन, नो रेगुलेटर। उसका सब ऑपोजिट इसमें हो गया था। इसमें क्या था, एक फिक्स्ड डिसीजन मेकिंग था, एक सर्टेन फिक्स रूल्स रेगुलेशन था। यू हैव टू अटेंड द क्लास इन रेगुलर बेसिस, अटेंडेंस इज कंपल्सरी, टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड कर दिया गया कि आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर क्लास लेना पड़ेगा, आपको ब्लैक बोर्ड रहेगा, और even at the time of harvesting you have to come to school. For this is also gave the effect for the poor people because the poor children were not able to read at the time of harvesting. तो उस समय ये सब प्रॉब्लम था। और ये भी कहा गया कि आपका जो पढ़ाया जा रहा उसका भी उनके बेस पर आपका क्वालिफाइंग, मतलब आपका नॉलेज का एक्सपीरियंस करने के लिए आपको एनुअल एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा। तो ये सब एक न्यू स्कूल सेटअप करने के लिए नया रूल्स फॉलो किया गया। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, हर एक एरिया से एक पहले के जमाने जो पंडित रहते थे, जो गुरु बोलते थे, उनको अपॉइंट किया गया कि एक गुरु कम से कम 4 या 5 स्कूल को इंस्पेक्ट करेगा और उसका पूरा रिपोर्ट हमें देगा। सपोज कोई अगर ये भी बोला गया कि अगर इफ एनीबडी हु हैज नॉट फॉलो द ऑर्डर्स एंड द रूल्स ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन देन वी विल नॉट गेट एनी फंड रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब उसके बाद अगर आप लोग नहीं कर पाओगे, अगर हमारी रूल्स और रेगुलेशन को नहीं फॉलोगे, तो आप लोग गवर्नमेंट से जो फंड स्कूल के लिए मिल रहा है वो आपको नहीं दिया जाए। तो उससे क्या, कुछ लोग पहले से इसके खिलाफ थे, पहले नहीं करना चाहते कि हम लोग पाठशाला को स्कूल में नहीं कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत से जो गरीब बच्चे थे उन लोग के लिए बहुत इफेक्ट पड़ा, क्योंकि उन लोग रेगुलर एजुकेशन से
नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उन लोग को वर्क करने जाना पड़ता था। लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन ने ये सब नहीं किया। उन्होंने क्या क्या किया, टीचिंग इज टू बी टेक्स्ट बुक, लर्निंग इज टू बी टेस्टेड बाय एनुअल एग्जामिनेशन, रेगुलर अटेंडेंस होता था, सब चीज पूरा होने लगा। फीस रिसीव करना पड़ता, इक्वल फीस सबको पेमेंट करना पड़ता, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, यू हैव टू गिव इक्वल फीस टू ऑल ऑफ यू, ऑल द स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा जो वेस्टर्न एजुकेशन। तो हमारा जब क्या हुआ, पाठशाला क्या टोटली कन्वर्टेड इनटू द स्कूल्स। नाउ पाठशाला में तो हम लोग सिर्फ एज अ स्प्रेड ऑफ लर्निंग, मतलब मैसेज दिया जाता है, स्प्रेड ऑफ टीचिंग दिया जाता है, बच्चों को सिर्फ सिखाते थे कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर बच्चों को ज्ञान के साथ एक बिजनेस भी स्टार्ट हो गया कि आपको बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, उसके माध्यम से एक नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो रहा है कि हम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते एक प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं। आज के युग में क्या हो गया, एजुकेशन एक बिजनेस हो गया है। पहले क्या था कि एजुकेशन सिर्फ बच्चों को दिया जाए, उसका कोई फीस नहीं, लेकिन अब क्या हो रहा है, आपको बच्चों को एजुकेशन के माध्यम से हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये था हमारा ब्रिटिश का मोटिव, जो आज इंडिया में भी हो गया है कि स्कूल के नाम पर बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। तो यही चीज था जो वेस्टर्न एजुकेशन हम लोग के माइंड में स्टैब्लिश करना था, जो 1854 में स्टार्ट था, वो आज भी चलते चला रहा है। तो ये था हमारा जो वेस्टर्न एजुकेशन था, जो हमारे ये डेवलपमेंट तो किया, हमारा नॉलेज को बढ़ाया, हमें बहुत टेक्नोलॉजी दिया, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग को बहुत सी भी चीज का नुकसान भी किया है। तो वो अलग चीज है, डेवलपमेंट के साथ कुछ ना नुकसान तो होता है। तो डेवलपमेंट तो हुआ अपनी कंट्री, वो एक चीज अच्छा हमारे गेनफुल हुआ, लेकिन उस समय ब्रिटिश का जो मोटिव था, हमारा प्रॉफिट अर्निंग था, वो उनको मिला और उसका रिजल्ट भी हुआ। क्यों, जो पीपल्स नहीं चाहते थे जिसकी हम स्कूल को, पाठशाला को स्कूल में कन्वर्ट करें, लेकिन एज अ गवर्नमेंट से तो कोई कॉम्पिटिट नहीं कर पाता, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट उन्होंने लास्ट में लाचार होकर उन्होंने भी अपने पाठशाला को एज ए स्कूल में कन्वर्ट किया। ठीक है, सो दिस आर द न्यू रूटीन्स एंड रूल्स फॉर द स्कूल्स। ठीक है, ये हमारे जो वर्नाक्युलर स्कूल्स के नया रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो हुआ। नेक्स्ट वी कम द एजेंडा फॉर द नेशनल एजुकेशन। ना द एजेंडा फॉर द नेशनल मतलब क्या क्या रूल्स बनाया था नेशनल एजुकेशन के लिए, क्या क्या नया। अब देखो, जब ये सब पूरी पॉलिसी फॉलो हो गया, हायर डेवलपमेंट के लिए भी हो गया, हायर एजुकेशन के लिए भी हो गया, वर्नाक्युलर स्कूल्स में भी न्यू रूल्स पॉलिसी फॉलो हो गया। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है, क्या सब इंडियंस इसके फेवर में है या अगेंस्ट में है? नहीं, ऐसा नहीं था, सब इंडियंस इसके फेवर में नहीं थे, कुछ ऐसे इंडियंस थे वो इनके फेवर में, जस्ट लाइक गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, दे आर नॉट इन द फेवर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, दे आर प्रेफर द इंडियन एजुकेशन, वो अपने इंडियन एजुकेशन को मानते थे। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन के बारे में क्या था? From the 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk about the need for a wider spread of education. तो 19th century तक 1854 तक उन्होंने बस पॉलिसी को 19 एजुकेशन के इंडिया के मन में भी ये माइंड डेवलप हो गया कि नहीं, अब इंडिया को भी एक वाइडर एजुकेशन की जरूरत है। एक डेवलपिंग कंट्री होने के लिए और डेवलप्ड कंट्री होने के लिए हम लोग को एक वाइडर एजुकेशन चाहिए। अगर हम लोग को वाइडर एजुकेशन मिलेगा तभी हमारे इंडिया को आगे डेवलप कर सकते हैं। ये थिंकिंग इंडिया के माइंड में आया। क्लियर? सम इंडियन फेल्ट दैट द वेस्टर्न एजुकेशन विल हेल्प अस टू मॉडर्नाइज द इंडिया। सब कुछ लोगों ने सोचा कि अगर वेस्टर्न एजुकेशन रहेगा तो हमारा इंडिया मॉडर्नाइज होगा, जो हमारे ट्रेडिशनल कल्चर से, जो हम लोग पुराने मशीन से कोई वर्क करे, अगर हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा जो इंडियन रहेगा मॉडर्न बन जाएगा। मॉडर्न मतलब ये नहीं कि आप पैंट से पैंट मॉडर्न बन जाओ, मतलब अपनी इंडस्ट्री के प्रति डेवलपमेंट, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारा इनकम बढ़ेगा, हमारा ट्रेजरी बढ़ेगी तो हमारा इनकम ओवरऑल बढ़ेगा, तो हमारा कंट्री का डेवलपमेंट हो, वो मॉडर्नाइज बोला गया। क्लियर? मॉडर्न या मतलब नहीं कि आप टाई बेल्ट लगा ले बस पढ़े हो ना तो बस मॉडर्नाइज में बन जाओ, समझ में आया? उसको बोलते हैं मॉडर्नाइज। वो बहुत से थिंकर्स के मन में आया कि नहीं, आज इंडिया विल बी गेट अ वेस्टर्न एजुकेशन, द होल इंडिया विल बी मॉडर्नाइज। क्लियर? द अर्ज ब्रिटिश टू ओपन द मोर स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंड स्पेंड मोर मनी इन द एजुकेशन। ना बहुत से इंडियन ने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश से अर्ज किया, आर्ग्यू किया, नाउ यू कैन ओपन मोर स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इन आवर कंट्री। उन्होंने बोला नहीं ब्रिटिश से, और उन्होंने ब्रिटिश के साथ कुछ पैसा भी लगाया कि आपने वो लोग
यहाँ इंडिया पे बहुत स्कूल्स और कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोली है ताकि हम लोग भी वो एजुकेशन ले सके। जो हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ये ब्रिटिश लोग ने खोला है, लेकिन आज वो हम लोग ले क्या हो रहा है, प्रॉफिटेबल हम लोग ले। लेकिन उस समय तो बहुत लोग थिंकर्स लोग सोचे नहीं, हम लोग को नहीं दे रहा। तो ये चीज था जो ब्रिटिश ने से कुछ अच्छा काम किया है हमारे इंडिया के लिए, वेस्टर्न एजुकेशन देने के बावजूद में हम लोग बहुत। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वेस्टर्न एजुकेशन ले तो आप अपने इंडियन कल्चर और इंडियन एजुकेशन को भूल जाए, ऐसा नहीं। आपको दोनों चीज, हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, चाहे वेस्टर्न एजुकेशन हो या किसी भी एजुकेशन को नीचा भावना से नहीं देखना चाहिए, चाहे वो इंडियन एजुकेशन हो या वेस्टर्न एजुकेशन। क्लियर? एजुकेशन हमेशा आपको कुछ दे के जाएगा, कुछ वो गलत चीज नहीं सिखाएगा। क्लियर? एजुकेशन इंडिया, so the different views have the different leaders. So we will discuss about the Gandhiji's views and the Rabindranath Tagore's views regarding the Western education. So what are their views regarding the Western education? मतलब इनकी क्या व्यू थी वेस्टर्न एजुकेशन के प्रति। मतलब दोनों लोग वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे, वो दोनों नहीं चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन डेवलप, लेकिन उनकी माइंड में क्या थी, क्या वजह से उन्होंने ये चीज बोला करा। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द गांधी जी। गांधी जी व्यूज क्या था? इट्स क्रिएट अ सेंस ऑफ इंफिनिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। मतलब उनको ये लगा था कि अगर वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में डेवलप होगा तो उनके लगा इंडियन के माइंड में एक इंफिनिटी बैठ जाएगा, मतलब एक डर बैठ जाएगा कहीं वो इंडियन ब्रिटिशर्स इंडियन का गुलाम न बन जाए, सॉरी इंडियन कहीं गुलाम न बन जाए ब्रिटिशर्स का। ये चीज उनके माइंड से में आया कि जैसा था एजुकेशन की वजह से कहीं जो हमने रेगुलेशन स्टार्ट किया था हम लोग इंडिपेंडेंट पाने के लिए, कहीं अगर ये एजुकेशन स्प्रेड हो गया तो उनके मन में एक माइंड में बैठ गया कि कहीं हमारा जो इतनी दिन से हम लोग लड़ रहे हैं अपने इंडिपेंडेंस के लिए, ये वेस्टर्न एजुकेशन कहीं हम लोग को फिर से गुलाम न बना दे एज ए ब्रिटिशर्स का। ये चीज उनके मन में बैठा था। It's made them to see Western civilization as a superior and destroy the pride of their own culture. उनके मन में एक और था कि as a Western civilization हमारा इंडियन कल्चर को और उसके ऑनर को डिसऑनेस्ट मतलब डिसोबे कर रहा है, मतलब हमारे इंडियन कल्चर्स को अनदेखा करके अपने कल्चर्स को बहुत ही ज्यादा सुपीरियर दिखा रहा है। मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन सुपीरियर एंड डिस्ट्रॉय द प्राइड ऑफ द इंडियन कल्चर। हमारा कल्चर को डिस्ट्रॉय करके वो अपना कल्चर को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है, वो चीज मन में गया। देयर वॉज अ पॉइजन इन द एजुकेशन एंड इट विल इंस्लेव अस। मतलब वो एक तरह का स्लो पॉइजन बताया। गांधी जी ने कहा ये वेस्टर्न एजुकेशन हम लोग के लिए एक तरह का स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे हम लोग को एज ए ब्रिटिशर्स का गुलाम बना दे रहा है। ये चीज उनके माइंड में बैठा था, क्योंकि इसलिए उन्होंने बहुत ऐसा मूवमेंट स्टार्ट किया जिससे वो ब्रिटिशर्स के गुड्स को बॉयकॉट करे थे। बहुत लोग एट टाइम ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट में उन्होंने बताया था कि वी शुड बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड। मेनी ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो गेट द नेम स्टफ फ्रॉम द इंग्लिश इंस्टीट्यूशन। बहुत लोगों ने इंग्लिश इंस्टीट्यूशन से अपना वेस्टर्न एजुकेशन से अपना नाम भी कटवा लिया गया था एट द स्वदेशी। तो वो उन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो वो सोचा था इन्होंने ऐसा ना हमारा वेस्टर्न एजुकेशन आने की वजह से जो इंडिया अगर इनका फेवर करने लगे तो हमारा इंडिया फिर से एक बार गुलाम हो जाएगा। वो चीज इनके माइंड में डेवलप हुआ था। ठीक है। ही स्ट्रांगली फेल्ट दैट द इंडियन लैंग्वेज आउट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग। वो हमेशा कहते थे कि आज अब वेस्टर्न एजुकेशन आए लेकिन हमारा मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो इंडिया का है वो हमेशा टीचिंग का रहना चाहिए। मुझे वेस्टर्न एजुकेशन से लेना है लेकिन हमारा मीडियम ऑफ टीचिंग जो है रहना वो इंडिया का ही होगा। वो हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन आप लोग को ब्रिटिश में लेकिन आप लोग यूज को, लेकिन एज ए इंडियन वी शुड नो ओनली द टीचिंग ऑफ हिंदी एज ए मीडियम ऑफ हिंदी लैंग्वेज, मतलब इंडियन के लैंग्वेज को जानना चाहिए हमें। क्लियर? He said Western education focus on reading and writing rather than the knowledge. उन्होंने क्या ड्रॉबैक बताया था वेस्टर्न एजुकेशन का कि हमारा जो वेस्टर्न एजुकेशन इज टोटली डिपेंड अपॉन द रीडिंग एंड द राइटिंग। मतलब वो सिर्फ एक याद करना और लिखने का है। हमारा जो बेसिक नॉलेज हम लोग जो एक्वायर्ड करते हैं, जो बेसिक नॉलेज अबाउट द लाइफ एक्सपीरियंस was not acquired in the Western education. उनका कहना था कि वेस्टर्न एजुकेशन में हम अपनी लाइफ का जो नॉलेज है, जो रियल नॉलेज है वो एक्वायर्ड नहीं कर पाए। सिर्फ लिखना और पढ़ना हमारा वर्क है, सिर्फ टेक्स्ट बुक से रीडिंग करना फिर लिखना, वही वेस्टर्न एजुकेशन है। तो ये था गांधी जी का व्यू था जो उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ बोला था कि हमको वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में नहीं अडेप्ट करना। आज अ इंडियन लैंग्वेज वी शुड अडॉप्ट एज अ टीचिंग लैंग्वेज फॉर द इंडियन पीपल।
So and in the Western language also encourage us to give only the reading and the writing of the in spite of giving the knowledge of the education. Yes, ये था हमारा Gandhi's view regarding the Western education. Now we will come to the next view, Rabindranath Tagore about the vision of Western education. इनका क्या vision view था regarding the Western education? इनका भी व्यू था कि ये वेस्टर्न एजुकेशन को मानते थे, लेकिन इनका कहने का मतलब था कि वेस्टर्न एजुकेशन मतलब बच्चों को जो पढ़ाए, ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो, उसी के अंदर हमको बाउंडेशन के अंदर वर्क करना। उनको जब वो बचपन की कहानी थी कि उनको कहा जा वो स्कूल नहीं जाना पसंद करते, उनको बहुत बोर लगता था कि वो टीचर्स कोई लेक्चर दे और सुनते रहे। तो वो जब भी टीचर्स जब लेक्चर थे उनके माइंड में आता है कि ऐसा स्कूल के जहाँ ओपन एरिया हो, जहाँ शांति का, जहाँ बच्चे अपने से लर्न करें, कुछ अपने से कुछ सीखें, किसी का फोर्सली न रहे, वो चीज न रहे उनके। तो उनके माइंड में बचपन से ये चीज क्रिएट था कि जब भी हम बड़े होंगे तो हम ये चीज बनाएंगे जहाँ बच्चों को फोर्सली हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे पढ़ने के लिए, अब जो भी सीखेंगे वो अपने से है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कलकत्ता ही स्टैब्लिश कॉलेज शांति निकेतन आश्रम है जिसमें पर जहाँ पर बच्चों को आज फ्री ऑफ एजुकेशन मतलब बच्चे अपने से आके पढ़ें, वहाँ पर किसी फोर्सली नहीं, जब भी बच्चे अपनी खुशी से जो पढ़ने आए वो चीज आएगा नेचुरल इन्वायरमेंट में देना है बच्चों को ताकि बच्चे वहाँ पर पढ़ें। ये चीज उनको वेस्टर्न एजुकेशन के साथ उनको था कि हाँ बच्चे आए वहाँ पर डांस भी म्यूजिक भी सब सीखे, ऐसा नहीं कि वो आए सिर्फ पढ़ाई करे और कुछ नहीं। तो वो इनका विजन वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ है, लेकिन उनका एक विजन व्यू अलग था। गांधी जी का था कि उनको टोटली नहीं अप्लाई करना है एज ए इंग्लिश एज ए लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ टीचिंग, ही हैज टू इंट्रोड्यूस हिंदी एज ए इंडियन लैंग्वेज एज ए टीचिंग ऑफ मीडियम ऑफ एजुकेशन। बट रविंद्रनाथ टैगोर हैज सेड that the children ought to be a time of self learning, मतलब चिल्ड्रेन अपने से जब तक कुछ नहीं पढ़ेंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे, फोर्सली हम उसको कोई चीज पढ़ा नहीं सकते जब तक वो उनके अंदर सेल्फ लर्निंग उनके अंदर से नहीं आएगा। वो जब क्रिएट हो जब आप नेचुरल इन्वायरमेंट रहेगा तभी आप उसके अंदर क्रिएट करें। टीचर हैज टू बी इमेजिनेटिव, अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप हर क्यूरियोसिटी। मतलब यहाँ पर टीचर्स को भी बोला गया, उन्होंने कहा है कि टीचर्स हैज टू बी इमेजिनेटिव, मतलब टीचर को इमेजिनिंग करना चाहिए कि चिल्ड्रन की अंडरस्टैंडिंग को इमेजिन करना चाहिए कि वो बच्चा किस तरफ जा रहा है, बच्चे की दिमाग किस तरफ जा रहा है, वो एजुकेशन में जा रहा है तो एजुकेशन के किस फील्ड में जा रहा है, जिस फील्ड में जा रहा है उसको उसी फील्ड में उस तरह सिखाया जाए। यहाँ बोला अंडरस्टैंड द इमेजिनेटिंग द चाइल्ड एंड हेल्प टू डेवलप द चाइल्ड के, मतलब जो चाइल्ड की जिज्ञासा है उसको डेवलप करो, क्रिएट करो, चाइल्ड के अंदर जाके देखो कि चाइल्ड के अंदर क्या पनप रहा है, उसके अंदर में दिमाग में क्या चल रहा है कि वो क्या चीज डिस्कवर कर सकता है, वो चीज उन्होंने बोला। उन्होंने फोर्सली कुछ नहीं बोला, मतलब बोला कि चाइल्ड को छोड़ दीजिए अपने से, वो जिधर जाना चाहता, खेलना चाहता तो खेलने में जाए, संगीत में जाना चाहता तो संगीत में जाए, डांस में जाना चाहता डांस में जाए, अगर पढ़ाई में जाए तो पढ़ाई, वो चीज इन्होंने बोला है। नाउ अकॉर्डिंग टू हिम existing school kill the natural desire of the child। उन्होंने क्या किया, जो हमारा स्कूल जो कि रूल्स रेगुलेशंस बना गया, जो डिसिप्लिन, वो हमारे चाइल्ड की एग्जिस्टिंग नीड्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब खत्म कर दे रहा है, मार दे रहा है, मतलब हमारी जो इच्छा है, बच्चों की इच्छा है उसको खत्म कर दिया जा रहा है। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था। नाउ his view was that the creative learning could be encouraged only without the natural environment। वो क्रिएटिव लर्निंग तभी आ सकता है जब हम एक नेचुरल इन्वायरमेंट में रह के वो सीखे, नेचुरल इन्वायरमेंट, ऐसा माहौल बने जहाँ पर सिर्फ नेचुरल इन्वायरमेंट रहे, मतलब पेड़ पौधे हरियाली रहे, माहौल वातावरण बहुत शुद्ध रहे, कोई तनाव वाला टेंशन न रहे, वहाँ पर हमारा बोला जा रहा है बच्चों की मानसिकता बहुत वृद्धि करेगी। यस, नेचुरल इन्वायरमेंट। He emphasized the needs of to teach science and technology at Shantiniketan along with art, music and dance। उन्होंने कहा ऐसा नहीं कि साइंस और टेक्नोलॉजी आप न पढ़ो, साइंस और टेक्नोलॉजी के पास साथ पढ़ो, अगर आपकी इच्छा है आर्ट साइंस, लेकिन उसके साथ आपको यह नहीं कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करते हो उसके साथ आप आर्ट न करो, गाना ना गाओ, डांस न करो, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा आपको जो करना है पढ़ाई करो, लेकिन he preferred that the along with the science and technology he must read along with the art, science and
म्यूजिक ऑल्सो, मतलब आर्ट, म्यूजिक और डांस के साथ आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पढ़ाई करे तो पढ़ाई पे ही दिमाग दो, ऐसा नहीं, आपका जो भी मन करे उसके हिसाब से करो। आप पहले अपने डीप थिंकिंग में सोचो कि हमको क्या करना है, वो चीज, वो क्रिएटिविटी लाना चाहते थे कि बच्चे अपने से जब तक कुछ नहीं लर्न करेंगे हम लोग फोर्सली कोई चीज को लर्न नहीं कर सकते हैं। तो ये था डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग द वेस्टर्न एजुकेशन फॉर द इंडियन पीपल्स। जो इंडियन पीपल्स के भी हमने सिर्फ 2 लोगों को बताया, बाकी बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने वेस्टर्न एजुकेशन के, बहुत लोग फेवर में भी थे, बहुत लोग नहीं थे। बट अकॉर्डिंग टू द chapter we will discuss about only the Gandhi ji and the Rabindranath Tagore. So from this we will come to the end of this chapter. Now before going to the video, you all of you must read the chapter thoroughly. अगर आप लोग चैप्टर रीड बहुत अच्छे से करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से वीडियो समझ में आएगा। क्लियर? थैंक यू।